सलाम है हमारे हुक्मरानों को कि वो तकलीफ देने में और कराची वालों को मजीद परेशान और हैरान करने में जो क्रिएटिविटी दिखाते हैं उसका कोई जवाब नहीं है। जल के मरने वाले लोगों की तादाद बहुत कम है। 80-85% लोग सफोकेट होके मरते हैं ऐसी जगहों पे। 70 से 100 अरब से ऊपर की स्टोरी है जो सिर्फ मालियत का लॉस है। और जो आगे रमज़ान का सीज़न था जिसकी वजह से लोगों ने वहाँ पे दुकानों को स्टॉक किया हुआ था, अरबों रुपए का वो नुकसान इसके अलावा है। दे वर ऑल एम्प्टी, कोई पानी नहीं थ्रो कर रहा था, एक नोजल से पानी आ रहा था। मैंने उससे पूछा, उसने कहा मेयर कराची के ऑर्डर के मुताबिक हम टैंकर नहीं चला सकते, नहीं ले सकते। हम इंतज़ार करते हैं कि इमारत का स्ट्रक्चर गिर जाए, उसके बाद आग बुझ जाएगी। क्या ये रोल है? अगर ये रोल प्ले करना है तो फिर इनकी ज़रूरत नहीं है। फायर फाइटर्स मौजूद थे, वो बेचारे जिनके पास जितना सामान था वो मौजूद था। किसी का जूता फटा हुआ था, पाइप जो जॉइंट थे उसके ऊपर हम टेप लगा रहे थे, लोग हाथ से पकड़ रहे थे। अगर फर्ज कर लीजिए कि 1000 फायर ट्रक हमारे पास होते तो क्या ये रोड इस काबिल था कि ये ट्रक वहाँ तक पहुँचते, अनऑब्स्ट्रक्टेड एक्सेस ले पाते इस जगह तक? तो आप लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि अगर खुदा न खास्ता यहाँ ये वाक़या हो जाएगा तो हम उसके लिए क्या करेंगे? फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स हैं वो हमारे पास इंडिविजुअली किसी दुकान पे मौजूद नहीं होंगे। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का जो रोल है ना, वो शुरू तब होता है जब एक इमारत खस्ता हाल होकर गिर जाती है। जितनी देर में ये इमारत गिरी है, ये उसका फेलियर है बहुत बड़ा। इस तरह की आग लगने के तीसरे, चौथे, 5वें दिन तक भी इमारत गिरती नहीं है। वो शख्स जो 23 घंटे के बाद वहाँ पहुँचता है और वो बोलता है कि मैं आग बुझा तो रहा हूँ, उससे कोई ये पूछे कि जिसकी 2 दिन बाद शादी थी, 23 घंटे से उसके घर वाले खड़े हुए, इन लोगों के हमने हवाले किया हुआ है, ये बेगैरत लोग हैं। तो ये इस तरह मजाक नहीं चलेगा। 23 घंटे के बाद एक शख्स वहाँ पहुँच कर कहता है कि इस वक्त सियासत नहीं करो, इस वक्त अहम ये है कि अंदर से जिंदा निकाला जाए। लो 23 घंटे के बाद कौन जिंदा होता है धुएं में? पिछले कुछ अरसे से ऐसा लगता है कि अहलियाने कराची किसी डेथ सेल के कैदी हैं, जहां पे मौत तो उनका हतमी तौर पे इंतजार कर ही रही होती है, लेकिन उनको कैद करने वाले नत नए तरीकों से उनको मौत का मजा चखाने पर तुले हुए। कभी कराची वाले बेकाबू डंपर्स के नीचे आके मर जाते हैं, कभी कराची वालों के बच्चे जो है वो गटर में गिर जाते हैं क्योंकि गटर का ढक्कन लगाने वाला कोई नहीं होता और इस पर लड़ाई होती है कि किसकी जिम्मेदारी थी और किसने नहीं लगाया। और अब ये नया सिलसिला शुरू हो गया है कि कराची वाले ऐसे हादसात में मर जाते हैं जिनको हम कहते हैं कि फला जगह पे आग लग गई। और हकीकत तो ये है कि ये बातें कि कराची लावारिस है, कराची टैक्स देता है और कराची को कोई ओनरशिप नहीं देता है, ये बातें पुरानी हो गई हैं और कराची वाले इस चीज़ को नॉर्मलाइज कर चुके हैं, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि कराची वालों का कोई नहीं है। क्योंकि हमारी ज़िंदगी उस तरीके से बन गई है कि रात को 10 बजे के बाद गैस नहीं आएगी तो वो नॉर्मलाइज हो गया है। रात को मोबाइल लेके बाहर नहीं जाना क्योंकि मोबाइल चोरी हो जाएगा, तो ये कराची वाले इसको एक्सेप्ट कर चुके हैं। अगर आप नॉर्थ में रहते हैं, वहाँ पे पानी नहीं आएगा इल्ला इसके आपने बोरिंग की हुई हो तो खारा पानी आएगा, ये चीज़ एक्सेप्टेड है। शहर में 2 बूंदे बारिश की गिर जाएं तो आपकी रात ऑफिस में गुजरेगी, ये चीज़ भी एक्सेप्ट कर चुके हैं। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कराची वालों के रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई। लेकिन फिर भी सलाम है हमारे हुक्मरानों को कि वो तकलीफ़ देने में और कराची वालों को मज़ीद परेशान और हैरान करने में जो क्रिएटिविटी दिखाते हैं उसका कोई जवाब नहीं है। ये बातें सिर्फ जज्बात की नहीं है। हम बात कर रहे हैं गुल प्लाजा में अभी जो हादसा हुआ आग लगने का, अगर उसके हम कुछ स्टैटिस्टिक्स देखें तो तमाम तर जज्बात से हटके वो स्टैटिस्टिक्स बहुत ख़तरनाक हैं। आज न्यूज़ की 2022 की ये रिपोर्ट आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। इसने 7 साल में डॉक्यूमेंट किया है कि 60 शॉपिंग मॉल्स में आग लगी है। मुकम्मल जो आग लगने के वाक़यात होते हैं उनका तस्करा नहीं कर रहे, उनका अगर मैं तस्करा करूं तो 2024 में 1 साल के अंदर 3000 आग लगने के वाक़यात हुए। 1 साल में 3000 आग के वाक़यात का मतलब है कि दिन में 4 से 5 या दिन में 5 से 6 वाक़यात होते हैं। इस स्केल पे इतना बड़ा मसला है और उसकी तैयारी क्या है वो आप इस रिपोर्ट में देखें। आपको डॉन की रिपोर्ट नज़र आ रही होगी और ये ज़्यादा पुरानी रिपोर्ट नहीं है, ये आज से सिर्फ 4 महीने पहले की रिपोर्ट है और इसमें कोई एक्सपर्ट, सहाफ़ी, कोई नक्काद नहीं, बल्कि ख़ुद KMC के ऑफिशल्स इस इजलास में शरीक थे और उन्होंने जो सूरत हाल बताई वो कुछ यूँ थी कि कराची की आबादी को अगर सिर्फ 2 करोड़ भी हम कंसिडर करते हैं तो कराची में 200 फायर स्टेशन होने चाहिए और कराची में हैं कितने? सिर्फ 28। अब अगर हमारे रिपोर्टर्स उस पे जाके ये देखना शुरू कर दें कि उनमें से कितने फ़ाल हैं तो शायद उसमें से सिर्फ 14 या 15 स्टेशन आपको फ़ाल नज़र आए। इसी तरीके से जो इक्विपमेंट है वो कराची फायर ऑफिसर, चीफ ऑफिसर जो हैं हुमायूं खान, वो ख़ुद कहते हैं कि हमारे पास इक्विपमेंट आज से कई साल पुराना है। जो फायर फाइटर्स जाते हैं आग बुझाने के लिए, अभी हम खबर पढ़ रहे थे कि फुरकान नाम के एक लड़के शहीद हो गए जो यही फायर फाइटर थे, तो उनकी इक्विपमेंट, उनकी सेफ्टी किट, उनके जूते, ये तक नहीं है उनके पास।
आज से सिर्फ 7 दिन पहले जंग अखबार में खबर आई है जिसमें यह है कि 2009 के बाद पहली दफ़ा इस महकमे में, फायर ब्रिगेड के महकमे में भर्तियां हो रही हैं। 440 असामियों पे भर्तियों का इश्तिहार किया है। मतलब यह है कि वो इदारा जिसकी जिम्मेदारी ये है कि शहर में हर रोज़ 5 से 6 आग लग रही है, जिसके पास इक्विपमेंट नहीं है, जिसके फायर स्टेशन ही कम है, वहाँ पे आपके पास वो लोग ही नहीं हैं जो उस इदारे को चलाने वाले हों। ये सूरत हाल है। मैं देख रहा था जो तमाम तर कवरेज चल रही है उसके आखिर में कुछ लोग नारेबाजी कर रहे थे और मुर्तज़ा वहाब साहब से इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे थे। मेरे ख्याल में वो मुतालबा बिल्कुल गलत है और शायद वो सूरत हाल से वाकिफ़ नहीं है, क्योंकि कहीं पे कोई हादसा हो जाए और कोई ज़िम्मेदार उसकी ज़िम्मेदारी लेके उस पर इस्तीफ़ा दे दे, उसके लिए एक उनसर ज़रूरी होता है। वो आदमी के अंदर गैरत और शर्म का उनसर होता है, वो शायद मफ़कूद है। चाहे मुर्तज़ा वहाब हों या उनसे ऊपर वाले हों या उनसे ऊपर वाले हों या वो लोग हों जिन्होंने उनको मेयर बनाया सीटों को आगे पीछे करके, तो वो उनसर मफ़कूद ही है। इसलिए इस्तीफ़े का मुतालबा भी जो है वो बेकार है। हमारे साथ आज मौजूद हैं ताजिर, एक ताजिर हैं जो गुल प्लाज़ा में ही जिनकी दुकानें हैं। हमारे साथ फायर सेफ्टी एक्सपर्ट भी हैं। हम दोनों से बात करेंगे। हम पहले जानेंगे इमरान साहब से जो वहाँ पे ताजिर हैं कि असल सूरत हाल क्या है और जब ये वाक़या हुआ तो उन्होंने क्या देखा। इमरान साहब बताइए, हमने तो ख़बर में देखा, आप वहाँ पे मौजूद थे, क्या वाक़या हुआ, कितनी देर बाद इमदाद पहुँची, इस पर भी काफ़ी अब बहस हो गई है, कितना उनके पास पानी था नहीं था, बताइए। और ये भी बताइएगा कि गुल प्लाज़ा की तारीख़ क्या है, उसमें वहाँ पे कितनी दुकानें हैं। हम जब गुल प्लाज़ा की बात कर रहे हैं तो कितने बड़ी शॉपिंग मॉल की बात कर रहे हैं। गुल प्लाज़ा की तारीख़ ये समझ लें कि 1980 में कंस्ट्रक्शन हुआ था और फिर इसके बाद बाय द टाइम 90s के अंदर इसमें एक्सपेंशन शुरू हुई और 90s के अंदर ये होलसेल और फिर 2000 के दौरान जब जोड़िया बाज़ार जो हमारा होलसेल का हब था, तो वहाँ पे जब गैंग वॉर शुरू हुई तो लोगों ने वहाँ से मूव होकर इस तरफ आना शुरू कर दिया और जो भी शहर के जो बड़े बड़े होलसेलर थे उन सब ने यहाँ पे अपना ऑफिस और अपने वेयर हाउसेस बना लिए और फिर इसके बाद ये 90s के बाद से डे बाय डे ग्रो करता चला गया। फिर इसके अंदर नीचे बेसमेंट के अंदर इन्होंने अभी 12 साल पहले, तकरीबन 14 साल पहले एक बहुत अच्छा स्टेट ऑफ द आर्ट कह सकते थे एयर कंडीशन मॉल बनाया। फिर इसके बाद इसके ऊपर ग्राउंड फ्लोर था, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर मेज़ानाइन और उसके प्लस 1 और 2, ये टोटल 4 फ्लोर बनते हैं, जिसके अंदर ग्राउंड के प्लस मेज़ानाइन और प्लस 2 उसके अंदर तकरीबन प्योरली होलसेल का काम हो रहा है। कितनी दुकानें हैं, तकरीबन कितने लोग होते हैं एक वक्त में? एक मोहताद अंदाजे के मुताबिक कहते हैं 1200 से 1200 प्लस हैं। कहने वाले इसको 1500 भी कहते हैं, मगर ये कि जो सो कॉल्ड कहा जा रहा है 1200, तो हम उसी को पर आते हैं कि 1200 दुकानें इस वक्त हाजिर में मौजूद। और आप मुझे बता रहे थे इससे पहले कि अगर 1200 का भी हिसाब लगाएं तो तकरीबन एक वक्त में कोई 10,000 लोग मॉल में मौजूद होते हैं। ये बड़ी नॉर्मल सी बात है कि एक वक्त में से 8,000 से 10,000 अफराद हर वक्त मौजूद रहते हैं। और आप इस हवाले से भी रोशनी डालें कि हम जब कराची के किसी होलसेल मार्केट की बात करते हैं और जिसमें 1200 दुकानें, तो उसकी मालियत, जो सामान है उसकी मालियत पे अगर हम जाएं और जो आपके अपने सामने देखी हुई चीज़ें हैं वो उस पर देखें, हम मालियत के ऊपर जाएं तो सबसे पहले अफसोस होगा कि हम मालियत पे जाएं, क्योंकि वहाँ जानों का जो लॉस है वो इतना बड़ा है कि उसको कहते हुए भी कि हमें शर्म आती है कि जो लापता अफराद हैं जो तकरीबन 65 से ऑफिशियली आ चुके हैं और जो हमारे अंदाजे के मुताबिक शायद वो 80 प्लस हैं। अच्छा, ठीक है, मगर हम 65 पे इक्तफ़ा करेंगे कि जिनका डाटा गवर्नमेंट ऑफ सिंध के पास आ चुका है और ये डाटा भी फॉर्चुनेटली बहुत सारा कहने के बाद कल शाम को हेल्प डेस्क बनाई गई तो वहाँ पे रजिस्टर किया गया। नहीं तो इससे पहले हम सिर्फ टीवी पे ये देख रहे थे कि हमारे पास सिर्फ 4 कैजुअल्टीज़ रिपोर्ट हुई है और हम सब जो लोग जिनको ग्राउंड रियलिटीज़ नहीं मालूम थी कि दे वर ऑल हैप्पी कि ओके हमारा जानी नुकसान नहीं है, मगर अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ बताई नहीं जा रही थी, जानबूझ के नहीं बताई जा रही थी या लोगों को लाइल्म रखना था, ये मुझे नहीं मालूम। मगर यहाँ पे सबसे बड़ा लॉस तो यहाँ जानी है। माली नुकसान की तरफ जाएंगे तो प्रॉपर्टी का लॉस और उसके बाद जो स्टॉक्स है, तो मैं नहीं समझता कि उसको 70 से 100 अरब से ऊपर की स्टोरी है जो सिर्फ मालियत का लॉस है। और फिर कहा कि आपने पूछा कि क्या पोजीशन थी, आग लगी नॉर्मली
और आज सुबह ही मैं एक चैनल में बैठा था तो कोई चीफ फायर ऑफिसर हमारे जो थे वो कहते हैं कि जी एक 14 साल के बच्चे का फ़ोन आया 10:15 बजे। तो भाई आपको इन्फॉर्म कर लिया, चाहे 14 साल का है या 64 साल का है, इट डजंट मीन। आपको फ़ोन आ गया, आपकी गाड़ी पहुंच गई, आपकी गाड़ी ने फायर फाइटिंग शुरू की। वो 11 बजे के करीब गाड़ी पहुंची, 2 गाड़ी पहुंची। एक गाड़ी में फुरकान साहब बैठे हैं, वो बेहतर बताएंगे कि कितना पानी आता है। मेरे हिसाब से तो शायद जो मैंने वहाँ पे ग्राउंड रियलिटीज़ देखी कि तकरीबन वो गाड़ी 4-5 मिनट में खाली हो गई। जितनी बड़ी आग थी वो गाड़ियाँ खाली हो गई। मेरे ख्याल से 5,000 गैलन या तकरीबन 3,000 से 5,000 गैलन पानी था। उन्होंने पानी ख़त्म कर हो गया, फिर इसके बाद खड़ी हो गई। दूसरे फायर टेंडर ने ये किया, फिर इसके बाद हम इंतज़ार करते रहे और गाड़ियाँ आई, वो खाली हो जाती थी। ये सिलसिला चलता रहा रात 12 बजे तक। 12 बजे आग तक कितने बजे लगी है? आग बजे लग गई थी 10:15 बजे। खुशकिस्मती की बात ये कि मार्केट तकरीबन 9 बजे बंद होने शुरू हो जाती है। ऊपर के फ्लोर होलसेल पे डील करते हैं, वो तकरीबन लोग ऑफ करके जा चुके थे। सिर्फ ग्राउंड फ्लोर और मेज़ानाइन और बेसमेंट में कुछ लोग होते हैं जो रिटेल के शॉपकीपर्स या लोग अपना स्टॉक मेंटेन कर रहे होते हैं। तो उस वक्त भी मेरे ख्याल से 3-4 हज़ार से प्लस लोग मौजूद थे। और जब आग लगी तो वहाँ की जो भी हमारी इंतज़ामिया थी, वह हमारे सदर थे और तमाम लोगों ने उन्होंने पूरी कोशिश करी। ये समझ लें कि कहा जा रहा है कि रास्ते बंद थे। तकरीबन ये समझ लें कि उन्होंने 10 मिनट में 2-3 हज़ार से ज़्यादा अफरातों को निकाला है। ये लोगों ने अपनी मदद आपके तहत निकाला? टोटल लोगों ने, क्योंकि स्मोक इतना भर गया था, उनको निकाला गया। उन्होंने केई ने बड़ा अच्छा कोऑपरेट किया। फौरी तौर पे केई ने लाइट डिस्कनेक्ट कर दी। ये तमाम चीज़ों को कि जितना भी काम हुआ लोगों ने अपनी मदद आपके तहत हुआ। फायर ब्रिगेड आई, इसने जितनी आधे घंटे 1 घंटे बाद अब हम यहाँ लड़ते रहे कि जी 15 मिनट में आ गई थी, 20 मिनट में आ गई थी, कितनी आनी चाहिए थी, क्या इक्विपमेंट्स होने चाहिए थे, ये सारी चीज़ें ये सरकार ही बेहतर बता सकती है कि क्या तरीका है। आपने क्या देखा कि आग लग गई, अब फायर ब्रिगेड की गाड़ी आना शुरू हुई है, उसके बाद क्या हुआ? आप मैं किधर अपने थे घर और पे क्या था, हुआ? मुझे फ़ोन मिलाया या घर पे मेरे पास जैसे ही मेरे भतीजे का व्हाट्सअप आया कि आग लग गई, तो हम फौरी तौर पे हम भाई और भतीजे हम सब जो है गुल प्लाजा की तरफ पहुँचे। हम 11:30 के करीब पहुँचे। तो जिस वक्त 11:30 की तरफ पहुँचे तो तकरीबन 4-5 फायर टेंडर फ्रंट के ऊपर खड़े हुए थे। देवर ऑल एम्प्टी अच्छा। देवर ऑल एम्प्टी, कोई पानी नहीं थ्रो कर रहा था। एक नोजल से पानी आ रहा था। तकरीबन 12:10 या 12 मिनट का कोई टाइम हो तो स्नारकल पहुँची थी। 2 स्नारकल एक साथ पहुँची थी। उन्होंने फ्रंट पे स्नारकल आई, पीछे से थोड़ा पानी फिट किया गया, फिर पानी ख़त्म हो गया। पानी का इंतज़ाम अगर होता, प्रॉपर सप्लाई अगर मौजूद होती, वाटर ब्राउज़र मौजूद होता, तो आग इतनी नहीं फैलती। 10% नुकसान और ये जानी नुकसान भी नहीं होता। जब मैंने वहाँ पे जो फायरमैन काम कर रहे थे, मैंने उनसे पूछा कि ना सर रोड जाम है, हम कहाँ से पानी लेकर आएँ। मैंने कहा पानी किधर हैं, टैंकर कर रहे हैं। तो एक फायरमैन था जो मेरे ख्याल से एक मैंने वीडियो भी शेयर की थी, मैंने उससे पूछा, उसने कहा कि मेयर कराची के ऑर्डर के मुताबिक हम टैंकर नहीं चला सकते, नहीं ले सकते, पाबंदी लगा दी है। तो उस वक्त मैंने कहा कि वेयर इज़ एमडी वाटर बोर्ड और हमारे तमाम मुतल्लिका लोग जो हैं वो कहाँ हैं। डीसी ऑफिस बिल्कुल सामने था। एसी हमारे आजकल बहुत एक्टिव हुए हैं, जगह जगह दुकानें सील करते फिर रहे हैं। वो 11 बजे तक, 11:30 बजे तक कोई मौजूद नहीं था, कोई रेस्क्यू नहीं था। जितना भी काम हुआ अपनी मदद आपके तहत हुआ। जब बहुत ज़्यादा, सबसे पहले हमारे गवर्नर साहब पहुँचे थे और उन्होंने जब कुछ डंडा किया तो लोग आए और 2 बजे के बाद वाटर ब्राउज़र पहुँचा। अच्छा। जी 2 बजे आग लगने के 4 घंटे के बाद जी तकरीबन। वाटर ब्राउज़र नेवी की स्नारकल, और वो तकरीबन 1 बजे आ गई थी। और पानी की जब सप्लाई शुरू हुई तो इसके बाद स्नारकल सही मानों में फ़ाल हुई। अगर पानी के वाटर ब्राउज़र आ जाते टाइम पे, अगर चीज़ें पानी की सप्लाई हो जाती, तो आज हम जानों का और जो माल का जो लॉस है और हम जो लेके बैठे हुए हैं, तो ये इतना नहीं होता। हम बहुत 90% बचा सकते थे। हम आप वहाँ पे जो लोग आए, जो ऑफिशियल्स आए, उनकी भी आपसे बातचीत हुई, मैं उस पर आऊँगा। साथ साहब मुझे बताएं कि कराची में जब भी कोई वाक़या होता है तो हमारे जो ऑफिशियल्स आते हैं वो कहते हैं कि कराची की आबादी इतनी ज़्यादा है, हम कोशिश कर रहे हैं, ट्रैफिक जैम हो जाता है, एज़ इफ़ कि ये सारे मसाइल शायद कराची के साथ यूनिक हैं और दुनिया में शायद इतना बड़ा कोई और शहर नहीं है। मुझे बताएं कि स्टैंडर्ड्स हैं क्या, आइडियल सिचुएशन क्या होती है, और क्या वाकई कराची की जिस तरीके से शॉपिंग मॉल्स हैं, जिस तरीके की यहाँ पे आबादी है, उसमें ये बिल्कुल मामूल की बात है या इसको रोका जा सकता है? ये एक बहुत बड़ा शहर है कराची ना, ठीक है, और पाकिस्तान का रेवेन्यू कितना जनरेट करता है, ठीक है।
किसी भी चीज़ को आप इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, कोई भी सिस्टम बनाने जा रहे हैं, तो यू कैन नॉट मैनेज व्हाट यू कैन नॉट मेजर। ठीक है, अभी तक हमारी बहस इस बात पर है कि इस शहर की आबादी कितनी है। ठीक है, इदारे कहते हैं कि 2 करोड़ आबादी है, लेकिन जब मैं सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ तो सिर्फ रेजिडेंट्स की आबादी काउंट नहीं होती, वहाँ के विजिटर्स की भी आबादी काउंट होती है, जो कुल मिला के तकरीबन 3 करोड़ 3.5 करोड़ तक पहुँच जाती है। ठीक है, अच्छा होना क्या चाहिए, एक दुनिया का एक शहर है न्यूयॉर्क, जिसके मेयर हैं ज़ोहरान ममदानी साहब। ठीक है, उसकी आबादी है 8.5 मिलियन, 85 लाख। ठीक है, वहाँ पे 700 फायर स्टेशन हैं। ठीक है, 12,000 का क्रू है जो इस तरह की इमरजेंसीज़ को वहाँ पे डील कर रहा होता है। ठीक है, और एक शहर है कराची, और उसकी आबादी 3 करोड़ है, और वहाँ पे कितने फायर स्टेशन हैं? 28। ठीक है, वहाँ पे गाड़ियाँ कितनी है जो वर्किंग में है इस वक्त? ठीक है, 36 गाड़ियाँ हैं जिनके अंदर सिचुएशन इस तरह की है कि जब कोई हादसा हो जाता है 15-16 अवेलेबल होती हैं, बाकी गाड़ियाँ जो है वो अपने ब्रेक डाउन के ऊपर खड़ी होती हैं। ठीक है, वो जो 15-16 अवेलेबल होती हैं, क्या उनमें डीजल पूरा होता है? क्या उनमें पानी पूरा होता है? ठीक है, कैपेसिटी उसकी 4,000-5,000 गैलन की है, तो क्या उतना पानी उसमें होता है? उतनी देर का प्रोविज़न उसके उसके अंदर मौजूद होता है या नहीं होता? ठीक है, हमें ये भी देखना है। स्टैंडर्ड्स को अगर हम फॉलो करेंगे तो स्टैंडर्ड तो ये कहते हैं, NFPA है नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन अमेरिका की, उसने एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि 1 लाख की आबादी पे एक फायर स्टेशन होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं 3 करोड़ आबादी कराची की काउंट करता हूँ तो 300 फायर स्टेशन होने चाहिए। ठीक है, अच्छा फिर शहर की सूरत हाल को देखते हुए कम से कम एक और ज़्यादा से ज़्यादा 4 फायर टेंडर या फायर ट्रक होने चाहिए एक स्टेशन पे। ठीक है, उस हिसाब से हमारे शहर में 1200 ट्रक होने चाहिए, फायर ट्रक। ठीक हैं कितने हमारे पास? हमारे पास टोटल 36 हैं। ठीक है, अच्छा और उसमें से चल कितने रहे ये नहीं पूछिएगा। ठीक है, सूरत हाल आप लोगों के सामने, जब कोई हादसा हो जाता है, कोई वाक़या होता है, सिचुएशन पूरे शहर के सामने होती है, और सबसे ड्रास्टिक, सबसे बुरी चीज़ ये है कि पूरे इंटरनेशनल मीडिया तक चीज़ें जा रही होती हैं कि ये वो मुल्क है पाकिस्तान, और ये वो उसका शहर है जो पूरी तिजारत का हब है। ठीक है, और जो पूरी इकॉनमी को रन करता है पूरे मुल्क की, और उसके साथ ये बड़ी ज़्यादती और नाइंसाफ़ी वाली सिचुएशन है। ठीक है, अगर मैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बात करूं तो 6 लोगों का क्रू एक ट्रक पर होना चाहिए। ठीक है, अगर 300 फायर स्टेशंस हैं तो 1200 ट्रक्स होने चाहिए। 1200 ट्रक्स हैं तो 7,200 का स्टाफ इक्विप्ड होना चाहिए। ठीक है, वेल ट्रेंड होना चाहिए। और इक्विपमेंट क्या होने चाहिए उनके पास फायरमैन एक्स हो, उनके पास लाइफ लाइन्स हो, उनके पास जो नोमेक्स और केवलार के फायर सूट हों, जो 500 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड की फायर की हीट सेटिंग के हिसाब से तैयार किए गए, उनके पास सेल्फ कंटेन्ड ब्रीथिंग एपरेटस होना चाहिए। ठीक है, ये तो सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ फायर ब्रिगेड के अमले की। ठीक है, अब मसला ये है कि इन मसाइल को हल कैसे किया जाए। ठीक है, ये मसाइल कभी भी हल नहीं हो सकते जब तक कि जो ज़िम्मेदारान हैं वो दूसरों पे नाम डालने के बजाय और अपना रोल समझने के बजाय इस बात का दावा और एतराफ़ करते रहें कि हम काम कर रहे हैं। ठीक है, हमें काम करने से पहले ये देखना होगा कि काम करना क्या उन्होंने। ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है कि हम इस वक्त जो पिछले काफ़ी अरसे से आग लगने के वाक़यात हो रहे हैं, उसमें हम एक चीज़ देख रहे हैं कि हम इंतज़ार करते हैं कि इमारत का स्ट्रक्चर गिर जाए या वहाँ पे मौजूद कंबस्टिबल्स कंप्लीटली जल के ख़त्म हो जाएं, उसके बाद आग बुझ जाएगी। क्या ये रोल है? अगर ये रोल प्ले करना है तो फिर इनकी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आग बुझा ही नहीं रहे आप खुद ही Exactly. बुझने का इंतजार कर रहे हैं। एग्जैक्टली ठीक है, मैं अगेन बात करता हूँ नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन और ओशा अमेरिका की जो स्टैंडर्ड्स बने हुए पूरी दुनिया फॉलो करती है उसको। ठीक है, वो ये कहते हैं कि 384 सेकंड यानी 6 मिनट 24 सेकंड रिस्पांस टाइम है एक फायर ट्रक का। क्या 6 मिनट 24 सेकंड में फायर ट्रक वहाँ पे मौजूद था? नहीं था। ठीक है, 3 मिनट बिल्डिंग इवैक्यूएशन का स्टैंडर्ड टाइम है, क्योंकि फ्रंट रूम फायर टेस्ट एक तजर्बा है जो कई ममालिक ने करके देखा कि अगर कोई आग लगती है, जैसे लेट्स सपोज इस कमरे में कोई आग लगती है, अल्लाह ना करे, 3 मिनट का वो टाइम है जिसमें आग पूरी 100% एरिया को कवर कर चुकी होती है। ठीक है, तो 3 मिनट इज़ द इवैक्यूएशन टाइम। क्या 3 मिनट में इवैक्यूएशन पॉसिबल है वहाँ पे? नहीं है पॉसिबल। क्या वो ट्रक वहाँ पे 6 मिनट 24 सेकंड में पहुँच गए थे? नहीं पहुँचे। तो जब ये दोनों चीज़ें नहीं हुई तो हम किस बात का दावा कर रहे हैं कि हमने आग बुझाने के लिए बहुत सर-तोड़ कोशिश की है। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़ ये कि जब आग लगती है तो ये एक कंटिन्यूस फायर चेन रिएक्शन होता है। ठीक है, हम इसको अपनी अगर मैं टेक्निकली बात करूँ, ये रिडॉक्स रिएक्शन होता है, जिसमें रिडक्शन फ्यूल्स की वजह से होती है और ऑक्सीजन की वजह से ऑक्सीडेशन हो रही होती है। अब ये जो रिडॉक्स रिएक्शन है ये कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे रुकता नहीं है। इसको आग बढ़ती चली जाती है, आप ये कह रहे हैं? जी, आग बढ़ती चली जाती है, हमें इसको रोकना पड़ता है। ठीक है, वो रोकने के 3 तरीके होते हैं, या तो हम इसमें कूलिंग करते हैं,
या हम इसमें स्मदरिंग करते हैं, या हम इस रिएक्शन को के कोई इनहिबिटर डालकर उसको स्टॉप कराते हैं, ठीक है। जब हम केमिकल पाउडर केमिकल वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, वहाँ पे हम क्या कर रहे होते हैं कि रिएक्शन को स्टॉप कर रहे होते हैं। लेकिन जब इमारतों की आग की बात करते हैं तो जो ऑस्ट्रेलिया या बरतानिया या एशिया में चलने वाली फायर क्लासेस का सिस्टम है, उसमें 6 टाइप्स की फायर होती है ना, ठीक है। ये क्लास ए फायर में कंसीडर होती है। क्लास ए फायर मतलब ऑर्डिनरी सॉलिड कंबस्टिबल, जिसमें लकड़ी है, कपड़ा है, कागज़ है, गत्ता है, प्लास्टिक है, इस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर होती है वो इलेक्ट्रिकल फायर होती है, ठीक है। तो ये 2 हमारे पास मेन चीज़ें होती हैं जिसमें हमने सबसे पहले यहाँ का ब्रेकर ऑफ करना होता है ताकि पावर सप्लाई कट ऑफ हो जाए, ठीक है। बशर्ते ये कि वो जो मेन लाइन की पावर सप्लाई है वो तो कट ऑफ हो गई, अगर लोगों ने लोकली अपने कोई सिस्टम लगाए हुए हैं, कोई लोगों के यूपीएस एक्टिव हो जाते हैं उस सूरत में, तो उनको मेक श्योर करना, ठीक है। अगर मैं इसको तरतीबवार कहता हूँ कि दर्जा बदर्जा कौन लोग इसके ज़िम्मेदार हैं और किनका क्या रोल है, तो सबसे पहली ज़िम्मेदारी आती है एडमिनिस्ट्रेटर्स की, ठीक है। वो एडमिनिस्ट्रेटर्स जिनके हाथों में इदारे हैं, जिनके हाथों में रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, ठीक है। अच्छा, वो एडमिनिस्ट्रेटर चाहे वो शहरी इंतज़ामिया का एडमिनिस्ट्रेटर हो, चाहे वो इस पूरे मॉल का एडमिनिस्ट्रेटर हो, ठीक है। तो मैं अगर मॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, जो भी कंट्रोलर ऑफ प्रीमिसेस है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ क्योंकि एक जॉइंट प्रीमिसेस है, शेयर्ड प्रीमिसेस है, जॉइंट ऑक्यूपायर्स ऑफ एक प्रीमिसेस बहुत सारे हैं यहाँ पे ना। तो जैसे हमने भी बात की कि 1400 के करीब यहाँ पे दुकानें हैं, ठीक है। 7,500 का अमला यहाँ पे काम करता है जो यहाँ मौजूद होता है, ठीक है। यौमिया यहाँ के जो विजिटर्स हैं वो लाखों में हैं, ठीक है। डेली फुटफॉल की अगर मैं बात करूँगा तो वो लाखों में है, ठीक है। और अगर मैं रेजिडेंस टाइम की बात करूँगा तो कम से कम आधे से 1 घंटा एक रेजिडेंट यहाँ पे, एक विजिटर यहाँ पे वक्त गुजार रहा होता है, ठीक है। एट अ टाइम फ्लोर ऑक्यूपेंसी की बात करूँ मैं कि कितने लोग एक वक्त में मौजूद होते हैं, वो 10,000 प्लस लोग एक वक्त में मौजूद होते हैं, ठीक है। अच्छा, इस हिसाब से जब यहाँ पे चीज़ें मौजूद हैं और फिर यहाँ पे जितना इक्विपमेंट मौजूद है, मतलब यहाँ पे होम डेकोरेशन रिलेटेड चीज़ें हैं, टॉयज़ हैं, यहाँ पे टेक्सटाइल्स हैं, यहाँ पे कालीन है, यहाँ पे वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो इन केस ऑफ फायर क्लास ए फायर प्रोवाइड करती हैं, यानी वो फ्यूल बन जाती हैं कंबस्टिबल्स इतनी मिकदार में मौजूद हैं। फिर वो कंबस्टिबल्स जो जलने के बाद 500 डिग्री सेंटीग्रेड से प्लस की कैलोरीफिक वैल्यूज़ देना शुरू कर देते हैं। क्या उस आग को पानी से बुझा सकते हैं? सिर्फ पानी से? वो भी 2 घंटे के बाद शुरू करें आग को बुझाना, ठीक है। अंदर एक्सेस लेने के लिए आपके पास जगह ना हो। इस शहर का अलमिया ये है कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, ठीक है। अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि 1000 फायर ट्रक हमारे पास होते, तो क्या ये रोड इस काबिल था कि ये ट्रक वहाँ तक पहुँचते, अनऑब्स्ट्रक्टेड एक्सेस ले पाते इस जगह तक? ये पॉसिबल नहीं था, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि यहाँ वाटर सप्लाई के इश्यूज़ हैं। अगर मैं इन सारे इदारों की बात करूँ, ये ट्रैफ़िक का निज़ाम किसके हाथ में है, ठीक है। कि ये जो केएमसी का फायर डिपार्टमेंट है, इसका ज़िम्मेदार कौन है, ठीक है। उसको जो वाटर सप्लाई करने वाले इदारे हैं वो लोग कौन हैं, ठीक है। जो यहाँ पे रेस्क्यू इमरजेंसी सर्विसेज देने वाली इदारे हैं, ठीक है, वो कौन है। फिर इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़, ठीक है, या प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़, उनका क्या रोल था। 2 घंटे तक जो 3-4 हज़ार लोग वहाँ पे निकाले गए, वो किसने निकाले थे? अवाम ने निकाले, ठीक है। निकालना किसको चाहिए था? क्या कोई भी सेफ्टी का कानून दुनिया भर में या कोई भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इस बात की इजाज़त देता है कि अनट्रेन्ड पब्लिक को आप इस लेवल की रेस्क्यू सर्विसेज या इमरजेंसी रेस्क्यू के में इंगेज कर दें? दुनिया का कोई कानून इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, ठीक है। तो ये बैक टू बैक अलमिए हैं, ठीक है। अगर गाड़ियाँ अवेलेबल होती तो इन टूटी सड़कों के ऊपर वो गाड़ियाँ यहाँ 6 मिनट 24 सेकंड में नहीं पहुँच सकती थी। ये आपने जितना ज़िक्र किया वो एक हिस्सा है मेरे ख़्याल से सेफ्टी का, और दूसरा एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो ख़ुद इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे आग लग रही है उसके मुतालिक भी है कि वहाँ पे किस किस्म के फायर एग्ज़िट होने चाहिए, क्या सेफ्टी इक्विपमेंट होना चाहिए, किस किस्म की बाकी तमाम तर मामलात होने चाहिए। उस पे आता हूँ मैं। आप बता रहे थे कि जब गवर्नर साहब आए और दीगर ऑफिसर्स आए, आपकी उनकी बातचीत भी हुई, तो क्या बातचीत हुई और क्या उसके बाद रिएक्शन था? एसएसपी साहब के साथ आपका क्या वाक़या पेश आ गया? देखिए, ज़ाहिर है कि शायद मैं भी उस वक्त जज्बाती हो रहा था, और हमारी तो स्टेक था, और बाकी जो अथॉरिटीज़ होती हैं उनका स्टेक नहीं होता, और उनको तो शायद होना ज़बरदस्ती चाहिए, लेकिन वो समझते हैं एक शायद तो कि नहीं है। ज़ाहिर है कि वो हफ्ते का दिन था, वीकेंड था, कोई कहाँ से आ रहा था, कोई किस मूड में था, वो बेहतर ही जानते होंगे। जब उनको इस तरीके से बुलाया जाएगा और वो किया जाएगा तो उसको कह सकते हैं, वो तो इग्नोरेबल बात है। मगर होना ये है कि ज़ाहिर है कि जब हमारे वहाँ के जो ज़िम्मेदारान हैं उनकी डीसी से बात हुई थी 10:30 बजे, फिर इसके बाद वो कहते हैं कि डीसी का फ़ोन ऑफ हो गया।
अच्छा। डीसी का फ़ोन आ गया, ऑफ हो गया। फिर इसके बाद गवर्नर साहब पहुंच गए, फिर उन्होंने कहा मेरे सामने, उन्होंने 1112 को कॉल करवाया, आईजी साहब को, डीआईजी साहब को, इन सबको कॉल करवाया। काफ़ी देर के बाद ये लोग पहुँचे, काफ़ी देर के बाद पहुँचे। मैं, जैसा फुरकान साहब ने कहा कि ये वहाँ पे जो रेस्क्यू का काम था, जो फायर फाइटिंग का काम था, वो लोग ही कर रहे थे। फायर फाइटर्स मौजूद थे, वो बेचारे जिनके पास जितना सामान था वो मौजूद था। किसी का जूता फटा हुआ था, पाइप जो जॉइंट थे उसके ऊपर हम टेप लगा रहे थे, लोग हाथ से पकड़ रहे थे। ये वहाँ पे ये पोजीशन थी। लोग एक पानी की शॉर्टेज थी, पानी लीक हो रहा है, पानी की शॉर्टेज है, पानी लीक हो रहा है। गाड़ियों के अंदर पहुँचते हैं तो पानी पूरा नहीं है, फ्यूल पूरा नहीं है। अब हम जिम्मेदारी, मेरा तो काम नहीं कि मैं जिम्मेदारी डालूं या नहीं डालूं, मेयर साहब को कहें या ना कहें, सीएम साहब को कहें या ना कहें, ये तो अब उन्होंने देखना है कि किसकी जिम्मेदारी है। हम इंतज़ार करते हैं कोई हादसा हो जाए, हादसे के बाद फिर हम बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, ब्लेम गेम शुरू होता है। एक तरफ अथॉरिटीज़ होती हैं, वो कहती हैं हम सही हैं, एक तरफ आवाम होती है, वो कहती हैं हम सही हैं। इन सब के दरमियान में फ़ैसला कौन करेगा? बिल्डिंग रूल्स पे आ जाए, एसबीसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मैं ही अखबार में पढ़ रहा हूँ कि 500 की गुंजाइश थी, 1200 दुकानें बन गई। तो भाई एसबीसी ने किसको नोटिस किया, किसको रोका? बिल्डिंग रूल्स की, बिल्डिंग कोड की पासदारी की गई, एग्जिट बनवाया आपने, दुकानें तोड़वाई, आपने तो कुछ भी नहीं किया। जब ये बिल्डिंग बनी उस वक्त कौन डायरेक्टर था, उसके बाद कौन कौन लोग आए, कौन कौन वहाँ के इंस्पेक्टर्स थे, उन सबको बुलाएं, उनसे पूछें। आप कितने सालों से हैं गुल प्लाजा में? हमें 25 साल से ज़्यादा हो गए वहाँ पर। आपने कितनी दफ़ा देखा इंस्पेक्शन की कोई टीम्स आ रही हैं या उन्होंने आके देखा हो कि फायर एग्जिट्स कहाँ पे यार हैं? सामा ऐसी बात ना करें। अभी भी कोई इंस्पेक्शन की टीम आएगी तो वो पता है ना क्या करके जाती है। वो आते हैं, हर आदमी का मंथली बंधा हुआ है। हमारी जो भी लोग हैं, एक मखसूस अमाउंट किस तरह जाता है, कैसे जाता है, ये मैं कहना नहीं चाहूँगा कि, मगर सबको सब मालूम है, सबको सब मालूम है। ये ना पूछें कि 70s के अंदर जब हमारा एक मकान बना, हमारे फादर बताते थे कि उस वक्त केबीसी मौजूद होता। केबीसी पिलन से लेकर वायरिंग से लेकर हर चीज़ फिज़िकली चेक करते थे। तार का गेज भी चेक होता था। मार्केट में बेशुमार तार आ रहे हैं, कंसील्ड वायरिंग हो रही है, क्यों शॉर्ट सर्किट होता है? वायरिंग किसी तक चेक की गई, किसी बिल्डिंग की आज तक नहीं चेक की गई ना। अब ये देखना है कि जिम्मेदारी किसकी थी। क्या आगे भी हम इंतज़ार करेंगे हादसा का, फिर हम बैठेंगे, फिर हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। अच्छा, वैसे एक ज़रा हट के अगर आप इस पर रोशनी डाल सकें, कराची में जो सूरत हाल है, सब जानते हैं कि सिंध गवर्नमेंट कितनी कोई इफ़ेक्टिव होती है। अक्सर 90 से 95% काम आवाम खुद ही कर रहे होते हैं। जो मैंने वाक़यात आपको बताया कि बार बार हम ये वाक़यात देखते रहते हैं कि आग लग जाती है शॉपिंग मॉल्स में। कोऑपरेटिव मार्केट में बहुत बड़ी आग लगी थी 2021 में, बाकायदा पूरा हुकूमत को वापस मिलेनियम बनाना मॉल पड़ा में था। आग हाँ, लगी, आरजे मॉल में लगी, मॉल में लगी, मुख्तलिफ जगहों पे लगी। तो आप लोग वहाँ पे, आप लोगों की दुकानें हैं, अरबों का जब माल है, तो आप लोग खुद भी करोड़पति अरबपति हैं, जो उसके यूनियन के सदर हैं वो भी बड़े तगड़े लोग हैं। तो आप लोगों ने ये क्यों नहीं सोचा, इस बात को एक साइड पर रख दें, अगर हम ये समझ लें कि गवर्नमेंट ने तो करना कुछ है ही नहीं, लेकिन बहरहाल वहाँ पे 10,000 लोग हर वक्त हैं, अरबों का सामान है, इतने सारे लोग हैं जिनकी दुकानें हैं, तो आप लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि अगर खुदा न खास्ता यहाँ ये वाक़या हो जाएगा तो हम उसके लिए क्या करेंगे? आपका सवाल के देखें, हर दुकान के ऊपर इस वक्त जब से ये लोगों के पास एक छोटा सिलेंडर और फायर बॉल्स, और उसको इस्तेमाल भी किया गया। जब ये आग लगी तो काफ़ी सारी तादाद में, तकरीबन 100+ जो फायर बॉल्स जो जिनके पास थी वो थ्रो की गई, फेंकी गई। जो छोटे सिलेंडर थे, नॉर्मली एक हैंड सिलेंडर और दूसरे जो सिलेंडर्स होते हैं, जो फरकान साहब ने कहा कि पाउडर, वो आई थिंक इसका आग पे इस्तेमाल नहीं होता, वो इलेक्ट्रिक पे। पानी तो हमारे पास वहाँ अवेलेबल नहीं था लिक्विड में। बॉटल, वो जो वाटर बॉल होती है उसको फेंक दिया जाता है। वो वहाँ पे छोटी छोटी जो चीज़ें थी वो इस्तेमाल की गई। अब बाकायदा जो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स हैं वो हमारे पास इंडिविजुअली किसी दुकान पे मौजूद नहीं होंगे, जिसको कहते हैं कि फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स होने चाहिए जिनसे इतनी बड़ी आग से लड़ा जा सकता है। हम तो वहाँ पे जिन लोगों ने कोशिश की कि इसके बाद पहली प्रायोरिटी सबकी ये थी कि खाली किया जाए, जान बचाई जाए। सबसे पहले कोशिश ये थी कि लोगों ने देखा कि हाँ, अपने कुछ बिलोंगिंग्स उठा लें, अपना कुछ स्टॉक बचा लें। पहले आपके पास वीडियोस मौजूद होंगी, लोगों ने कोशिश की, मगर स्मोक इतनी तेज़ी से फैला कि लोगों ने निकलने की कोशिश की, और फिर मगर स्मोक के से रास्ते ब्लॉक हो गए, नज़र नहीं आया, लाइट बंद कर दी गई, हो गई थी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो पैनिक में चीज़ें होती हैं। असल में चीज़ ये थी कि हम कंटीजेंसीज़ को प्लान नहीं करते।
इदारे मौजूद हैं, वो आते हैं, हमसे अप्लाई नहीं करवाते। क्यों हम रूल्स पे फॉलो क्यों नहीं करते? हमारे पास एक बहुत छोटा सा इस कौम का शॉर्टकट बन गया है। आपको पता है वो शॉर्टकट कौन सा है? हम उस पर करते हैं, फिर हम बैठते हैं, फिर डिस्कस करते हैं, फिर यही प्रॉब्लम आती है। अगर इदारे अपनी जगह पे काम कर रहे होते, मैं अपनी जगह पे सही होता, तमाम लोग अगर अपनी जगह पे सही मौजूद होते, तो इतने बड़े नुकसान को हम नहीं उठाते। और अगर आज हम इसको सही कर लें तो ये नुकसान से बच जाएंगे। फर्दर इस वक्त पोजीशन ये है कि कूलिंग का निज़ाम सिर्फ पानी फेंका जा रहा है, इंतज़ार किया जा रहा है, बिल्डिंग ग्रेजुअली गिरती जा रही है। आज आप वहाँ पे थे, बताएं आज क्या क्या आपने देखा? आज की पोजीशन ये थी, कल रात भी हम 12 बजे तक थे, फिर उसके बाद हम अभी गए तो वहाँ पे उन्होंने कॉर्डन ऑफ कर दिया, लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है। बड़ी मुश्किल से हमारी तो कोशिश है कि हम अपनी जो चीज़ बची हुई है उसको उठा लें, कुछ सिस्टम कंप्यूटर्स उठा लें, मगर वहाँ पे जाने नहीं दिया रहा है। इवन कि कोई रेस्क्यू इदारा अंदर पेनिट्रेट नहीं किया है। उनके पास ड्रेस नहीं है, उनके पास थर्मल कैमरेज नहीं है, उनके पास किसी किस्म के हथियार, कोई ऐसा टूल्स नहीं जिसके जा सकें। स्नार्कल मौजूद हैं, जितनी ग्रिल्स चारों तरफ लगी हुई हैं, अभी तक ये कोशिश नहीं की गई कि किसी चीज़ से उनको ग्रिल को हटा के अंदर चला जाए। ये तक नहीं हुआ। थोड़ा सा भी काम, बस पानी थ्रो किया जा रहा है, वो भी काफ़ी फासले से थ्रो किया जा रहा है। यानी जो ओपनिंग्स नज़र आ रही हैं हमारे पास विंडो से, सिर्फ वहाँ से पानी थ्रो किया जा रहा है। जहाँ आग नज़र आती है वहाँ पे पानी फेंकते हैं, फिर वो बंद हो जाता है, फिर वहाँ से दूसरी जगह से आग लग जाती है, फिर तीसरी जगह लग जाती है। ये तीसरा दिन आज हो गया है शुरू, परसों से शुरू हुआ था और स्टिल मुझे नहीं लगता कुछ काम होगा। आज कुछ बॉडीज़ रिकवर हुई हैं, कुछ बॉडी पार्ट्स रिकवर हुए हैं। 14 ऑफिशियल नंबर आ गया है बॉडीज जो रिकवर हुई हैं उनकी, और 60 वो कह रहे हैं लापता है, जो ऑफिशियल DIG साउथ जो बिल्कुल कह सही रहे कह रहे हैं। मेरे दो एक बड़े क्लोज रिलेटिव हैं, मेरे बेटे का दोस्त है, उसके मामू ममानी हैं, देवर इन गुल प्लाजा विद अपने बच्चे के साथ। रात 10 बजे, सवा 10 बजे किसी क्रॉकरी की शॉप पे उनकी बात हुई थी। फिर इसके बाद नहीं। जो मदर थी वो 9 मंथ प्रेगनेंट थी और 2 दिन के बाद उनकी डिलीवरी एक्सपेक्ट थी और वो मिसिंग हैं। कुछ एक नॉर्थ आंध्रा में जे ब्लॉक के एक फैमिली शॉपिंग के लिए गई थी, जो वेले को गाड़ी देके गई थी, 2 बच्चे और वो मिसिंग हैं। इसी तरह से हमारे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ के दोस्त हैं। मेरे एम्प्लॉय तो अल्लाह का शुक्र है कि हम वक्त से निकल गए थे, मगर बहुत सारे लोग हैं, दुकानदार हैं, जो लोग रेस्क्यू कर रहे थे वो भी मिसिंग हैं मार्केट के। अब अल्लाह खैर करे कि देखें हमें सबके लिए दुआ है कि अल्लाह उनकी खैर खैरियत से उनको वापस लाए। ये एक तरह से होपिंग अगेंस्ट होप वाली सिचुएशन है। हम आखिर में बस आप ये बता दें कि इस तरह का वाक़या होता है तो जो वहाँ पे लोग मौजूद होते हैं उनकी, रेगुलेटर जो है उसकी, और तमाम तर जो फैक्टर्स हैं उनकी क्या ज़िम्मेदारी होती है, क्या होना चाहिए? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है उसामा। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि कोई कानून साजी हुई हुई है तो खुशकिस्मती से फॉर्चुनेटली सिंध वो सूबा है जिसकी पाकिस्तान में सबसे अच्छी कानून साजी हुई हुई है, और अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती हमारी ये है कि सबसे ख़राब इम्प्लीमेंटेशन हमारे पास है। ठीक है, कानून साजी हमने बहुत अच्छी की हुई है, लेकिन वो कानून साजी किस लिए हुई है, उससे हम क्या कमा रहे हैं, ठीक है, और रियल लाइफ एप्लीकेशन उन चीज़ों की क्यों नहीं हो रही। अगर मैं बात करूँ, सिविल डिफेंस एक्ट 1952 बना हुआ है, ठीक है, 1994 में उसमें अमेंडमेंट भी हुई है। सिंध ओश एक्ट 2017 बना हुआ है, उसके रूल्स भी आ चुके हैं, इम्प्लीमेंटेड भी हैं, ठीक है। सूबे की सतह पे सिंध ओश काउंसिल का क़याम भी हुआ हुआ है, सेक्रेटरी लेबर उसको डायरेक्टली लीड कर रहे होते हैं, ठीक है। बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान फायर सेफ्टी प्रोविजन 2016 भी बना हुआ है। तो इसका मतलब कि गाइडलाइंस सारी मौजूद हैं। अब गाइडलाइंस का होना एक प्रोसेस होता है और फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन का होना ये एक दूसरा प्रोसेस है। क्या उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई हुई है, नहीं हुई हुई, ठीक है। अच्छा, जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर हम जा रहे होंगे तो जाहिर है कि हमें फिर वहाँ के फायर लोड को भी कैलकुलेट करना है, ठीक है। और जो भी प्रीमिसेस का ओनर है, अगर तो वो जॉइंट प्रीमिसेस है तो वहाँ पर एक कमेटी या एक यूनियन बनेगी, जो गालिबन इस वक्त भी मौजूद है। तनवीर पास्ता गालिबन उसके यूनियन के सदर हैं, ठीक है। गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहाँ की यूनियन को पाबंद करे कि तमाम दुकानों को और उनका स्टॉक कितना मौजूद है, ठीक है। और हर स्टॉक जो है वो फायर की किसी ना किसी क्लासिफिकेशन से बिलोंग करता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से वहाँ का फायर लोड कैलकुलेट कराएं। 1400 प्लस दुकानें जहाँ पे मौजूद हों, जहाँ के एक फ्लोर का कवर्ड एरिया, मॉल एरिया जो पब्लिक के लिए खुला हुआ होता है, वो 9000 गज़ है, ठीक है। और अगर 5 फ्लोर्स हैं तो 45,000 गज़, 45,000 गज़ इतने बड़े एरिया के ऊपर लोग घूम रहे होते हैं। और वहाँ पे टोटल वो भी मतलब इसका कोई एविडेंस तो नहीं है, ठीक है, लेकिन एक फिगर आया तो उसको कोट कर देता हूँ मैं यहाँ पे, कि इस पूरे मॉल में 200 फायर बॉल्स थी और 144 एक्सटिंग्विशर्स थे। क्या 1400 दुकानों के लिए 200 फायर बॉल्स और 144 एक्सटिंग्विशर, यानी कि ऑन एवरेज
दो दुकानों के 10 दुकानों के लिए एक फायर एक्सटिंग्विशर था और 7 दुकानों के लिए एक फायर बॉल थी, ठीक है। और जो उन दुकानों का अपना फायर लोड है, कितनी चीज़ें वहाँ पे मौजूद हैं जो इन केस ऑफ फायर जब वो जलेंगी तो कितनी देर तक वो जलती रहेंगी, ठीक है। तो इसके लिए प्रॉपर एक इंतज़ाम होता है कि सबसे पहले तो ये देखा जाए, जो मैंने पहले भी बात की थी, कि फ्लोर ऑक्यूपेंसी एट अ टाइम कितनी है, रेजिडेंस टाइम कितना है, ओपनिंग आवर्स कितने, बिजनेस आवर्स कितने हैं, पीक टाइम कितना है, ठीक है, पोटेंशियल वर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस कहाँ तक जा सकते हैं और डेली का फुटफॉल कितना है, ठीक है। अच्छा, जानी नुकसान की अपनी अहमियत है, माली नुकसान की अपनी अहमियत है। 1 खरब रुपए का माली नुकसान सिर्फ प्रॉपर्टी का हुआ है वहाँ पे, ठीक है। और जो आगे रमज़ान का सीज़न था जिसकी वजह से लोगों ने वहाँ पे दुकानों को स्टॉक किया हुआ था, तो अरबों रुपए का वो नुकसान इसके अलावा है, ठीक है। चूँकि अब ये शॉप्स हैं तो यहाँ पे कोई इंश्योरेंस कंपनीज से इंश्योरेंस की इम्प्लीमेंटेशन कराना, पॉलिसीज़ लेना, वो सिस्टम भी नहीं था। तो यहाँ पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है रेगुलेटर की। अगर कोई रेगुलेटर ये कह देता है कि नहीं जी ये तो दुकानदारों की ज़िम्मेदारी थी, दे कैन असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एनीबॉडी बट दे कैन नॉट गिव अवे अकाउंटेबिलिटी। बीइंग द रेगुलेटर, उनके पास वो अथॉरिटी है कि वो उसको रिट ऑफ स्टेट बनाकर इम्प्लीमेंट करवाएं, ठीक है। अच्छा, वो चीज़ वहाँ पे फेलियर हुआ। फिर अगर मैं बात करता हूँ कि प्रेमिसेस के ओनर्स या एडमिनिस्ट्रेटर्स या कंट्रोलर्स के लेवल के ऊपर बात करता हूँ, तो ना तो वहाँ पे कोई ट्रेंड स्टाफ मौजूद है, ठीक है। जब इतनी बड़ी प्रेमिसेस होती है, 1400 दुकानें, कम से कम यहाँ पे 50-60 लोगों की एक टीम होनी चाहिए थी जिसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती, ठीक है, जिनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट होते, जिनके पास हर दुकान के एतबार से पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर्स मौजूद होते। ये लोग अपना इलेक्ट्रिकल सेफ्टी सर्वे रेगुलर कराते, ठीक है, ताकि इनको पता होता कि किसी भी इलेक्ट्रिकल फायर का चांस कोई भी मौजूद नहीं है। ये इंस्पेक्शन इस लेवल का होना चाहिए कि किसी भी दुकानदार ने अपना कोई सेपरेट जनरेटर तो नहीं रखा हुआ, ठीक है। अगर सेल्फ पावर जनरेशन के मोड पे आप जा रहे हैं तो एटलीस्ट कोई एक सेंट्रलाइज जगह बनती है और वहाँ से ये पूरा एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनता है। हर कोई अपनी डीबी ना लगा रहा हो वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे एसटी रूम है, एलटी रूम है, एलवी एचवी केबल्स हैं, ठीक है। वो कितनी खस्ता हाल है, कितनी पुरानी है, वहाँ पे ओपन केबल ट्रेज हैं, ठीक है। वहाँ पे रोडेंट कंट्रोल ना होने की वजह से जो वो उन्होंने उनकी इंसुलेशन खाई हुई होती है चूहों ने, ठीक है, वो करंट लीकेजेस हो रहे होते हैं, फीडर्स जो वो इसके ओवरलोड हो जाते हैं, हीटअप हो जाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल फायर्स 80-90% कंट्रीब्यूट करती हैं एज एन इग्निशन सोर्स टू सच टाइप ऑफ फायर्स, ठीक है। तो इसके ऊपर किसकी नज़र है, कौन देख रहा है इन चीज़ों कौन सा को? इदारा है? सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी। देखिए, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का जो रोल है ना, वो शुरू तब होता है जब एक इमारत खस्ता हाल होकर गिर जाती है। जितनी देर में ये इमारत गिरी है, ठीक है, ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी या कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी या जो भी बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इन्वॉल्व है इसमें, ये उसका फेलियर है बहुत बड़ा, ठीक है। इस तरह की आग लगने के तीसरे, चौथे, 5वें दिन तक भी इमारत गिरती नहीं है, ठीक है। वो इमारत अपनी जगह खड़ी रहती है अगर उसके कोर कटिंग टेस्ट हुए हुए हों, अगर उसका स्ट्रक्चर स्टेबल हो, बिल्डिंग स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट ऑफिसों में पैसे लेकर इशू किए जाते हैं, ठीक है। वो इदारे जो सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंस इशू कर रहे होते हैं, वो विजिट करने की भी ज़हमत नहीं कर रहे होते। तो क्या ये कानून साजी सिर्फ अपने ज़ाती बिजनेस चमकाने के लिए की गई है? मतलब ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना, ठीक है। अगर ये कानून साजी सारे सूबों से आगे बढ़ के की गई और सबसे पहले की गई, तो ये कौन सा वक्त आएगा जब इस पे अमल दरामद होगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर, रेगुलेटर्स अपना काम करने में फेल हुए, ठीक है। फिर अगर मैं ऑन स्पॉट बात करूँ कि वहाँ पे क्या चीज़ें होनी चाहिए, देखिए वहाँ पे कोई भी शख्स जाता है, वो दुकान बिजनेस करने के लिए खोलता है, ठीक है, और वो ये कहता है मुझे अपनी कानूनी रिक्वायरमेंट्स बता दो, मैं इस शहर का एक अमन पसंद शहरी हूँ, ठीक है, और मैं उन तमाम कवानीन पे अमल दरामद करने को तैयार हूँ जो मुझे बताए जाएंगे। अब जो बताया ही नहीं गया वो उसके लिए क्या करे, ठीक है। उसको किसी ने बताया है, वहाँ पे मौजूद लोगों को किसी ने बताया कि यहाँ पे फायर ड्रिल रेगुलर होनी चाहिए, किसी ने बताया है कि जी यहाँ पर जब 10,000 विजिटर्स हैं यहाँ के, तो इसकी जो आइल्स हैं, इसकी जो पैसेजेस हैं, जो कॉरिडोर्स हैं, वो इतने चौड़े होने चाहिए, दुकान से बाहर सामान नहीं होना चाहिए, ऑब्स्ट्रक्शन फ्री इवैक्यूएशन रूट्स होने चाहिए। बताया जा रहा है कि 16 एग्जिट्स हैं, ठीक है। 16 एग्जिट्स की अगर हम तफसील में जाएंगे तो फिर बहुत सारे सवाल निकलेंगे कि उन एग्जिट्स की चौड़ाई कितनी है, एक वक्त में कितने लोग उससे निकल सकते हैं, ठीक है। एक इल्यूमिनेशन होती है जो इनके, या इमरजेंसी बैकअप लाइटिंग होती है। हम आग को ये समझते हैं कि आग लगने से बंदा जलता है और यही एक ख़तरा है। जल के मरने वाले लोगों की तादाद बहुत कम है। 80-85% लोग सफोकेट होके मरते हैं ऐसी जगहों पे, ठीक है। लोग ये कह रहे हैं कि सारे एग्जिट्स पे एक साथ आग लग गई, बाहर निकलने के रास्ते बंद हो गए। वो इसलिए एक साथ आग लगी सारे एग्जिट्स पे कि जब अंदर आग लगी, अंदर से जो जितनी ऑक्सीजन थी वो सारी कंज्यूम हो गई, ठीक है। अब हॉट स्मोक है जिसमें टेम्परेचर फायर पॉइंट वाला मौजूद है, वो जब बाहर निकलने के लिए दरवाजे तक जाता है और फ्रेश ऑक्सीजन उसको मिलती है, वो वहाँ पे दोबारा भड़कता है, क्योंकि उसके अंदर जो वो कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन मौजूद है जो बहुत हीटअप हुई हुई है, फायर पॉइंट पे पहुंची हुई है, लेकिन ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से जल नहीं रही है,
ठीक है, तो ये पता चल गया हमें कि ऐसी सिचुएशंस में जितने भी एग्जिट्स होते हैं उनके ऊपर आग वापस से भड़कना शुरू हो जाती है। तो क्या ऑब्स्ट्रक्शन फ्री एग्जिट्स थे यहाँ पे? क्या यहाँ पे कभी कोई ड्रिल हुई थी? क्या कोई इवैक्यूएशन प्लान बना हुआ था? कोई इवैक्यूएशन रूट मौजूद था? कोई इमरजेंसी रिस्पांस टीम यहाँ पे मौजूद थी? फुल अरेंजमेंट्स इन हाउस यहाँ पे अवेलेबल थे? कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो ये फेलियर है उस मॉल की मैनेजमेंट का। ठीक है, अब मैं तीसरी तरफ जाता हूँ कि जब ऐसा कोई हादसा हो जाता है तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स को मिटिगेट करने और कंट्रोल करने और मिनिमाइज़ करने के लिए जो इमरजेंसी सर्विसेज देने वाले इदारे होते हैं या रेस्क्यू सर्विसेज देने वाले, केएमसी का दावा है कि पिछले 5 सालों में केएमसी को 11,000 फायर की कॉल्स रिसीव हुई हैं। ठीक है, 2,000 बनती हैं एवरेज सालाना। 2,000 सालाना फायर की कॉल्स, और जिसमें से 900 फायर के मेजर एक्सीडेंट सालाना हो रहे हैं। 4700 एक्सीडेंट हो चुके हैं पिछले 5 सालों में। ठीक है, और 33% एक्सीडेंट्स आउट ऑफ दो 4700 फिगर, 33% डायरेक्टली बिलोंग टू द कमर्शियल ड्वेलिंग्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स, लाइक आपकी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हो गई, आपके कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, स्कूल, मॉल्स, शॉपिंग मॉल्स, आपके डिपार्टमेंटल स्टोर्स, सुपर मार्केट्स, आपकी ऑफिस की बिल्डिंग्स। ठीक है, 33% इंसिडेंट्स यहाँ पर हो रहे हैं। ठीक है, यानी सालाना 900 इंसिडेंट हो रहे हैं, 4700 इंसिडेंट पिछले 5 साल। अच्छा, ये भी वो फिगर्स हैं जो केएमसी खुद दे रहा है। ठीक है, अगर मैं ऑफ द रिकॉर्ड और ऑन द रिकॉर्ड की बात करूंगा तो ये फिगर्स इससे बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएंगे। ठीक है, तो जब आपके पास इतनी कंप्लेंट्स आ रही हैं, जब आपके पास इतनी ज़्यादा फायर के इंसिडेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, तो फिर ये आपकी प्रिपरेशन है। तो हम कहते हैं फेलिंग टू प्लान इज़ प्लानिंग टू फेल ना। ठीक है, आप किसी काम को करने की मंसूबाबंदी नहीं करते, इसका मतलब आप उस काम को ना करने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं, और किसी काम को ना करने की मंसूबाबंदी करना साजिश है। ठीक है, वो शख्स जो 23 घंटे के बाद वहाँ पहुँचता है और वो बोलता है कि मैं आग बुझा तो रहा हूँ, उससे कोई ये पूछे कि जिसकी 2 दिन बाद शादी थी, वो वहाँ पे 23 घंटे से उसके घर वाले खड़े हुए हैं उसके इंतज़ार में। ठीक है, और ये बोल रहा है कि मैं 23 घंटे बाद यहाँ पहुँच के आग बुझा तो रहा हूँ। ये है इंतज़ाम इस शहर का। इन लोगों के हमने हवाले किया हुआ है। अगर 1000 गाड़ियाँ आपके शहर के पास होती हैं तो क्या वो जगह ऐसी थी कि वहाँ पे गाड़ियाँ एक्सेस लेके आग बुझाती? ये बेगैरत लोग हैं। इस तरह से इस शहर का या इस मुल्क का निज़ाम इस तरह से नहीं चल रहा है। ठीक है, 60-65 लोगों का फिगर आ रहा है कि वो अंदर है। कौन बता रहा है आपको ये 60-65 लोग अंदर हैं? ये वो लोग बताने हैं जिनके घर वालों को पता है कि वो इस वक्त यहाँ थे। वो जो मुल्क भर के दूसरे शहरों से आए हुए लोग हैं जिनसे किसी का राब्ता नहीं हो रहा, और जो मलबे के अंदर राग बन के दब के जो वहीं पे दफन हो जाएंगे, उनके बारे में फिगर कौन लेकर आएगा कि वो कितने लोग थे? ठीक है, तो ये इस तरह मजाक नहीं चलेगा। 23 घंटे के बाद एक शख्स वहाँ पहुँच कर कहता है कि इस वक्त सियासत नहीं करो, इस वक्त अहम ये है कि अंदर से जिंदा निकाला जाए। लो, 23 घंटे के बाद कौन जिंदा होता है धुएं में? ठीक है, जब कोई आग लगती है तो सिर्फ हीट उसका एक फैक्टर नहीं होता कि जो हीट से लोग मर रहे हो। वहाँ पे जितने टाइप के कंबस्टिबल्स मौजूद हैं उनसे निकलने वाले जो धुएं होते हैं वो उसी तरह की गैसेज होती हैं। ठीक है, वहाँ पे विजिबिलिटी का इशू आ जाता है, वहाँ पे ऑक्सीजन डिप्लीशन हो जाता है, वहाँ पे इस तरह की सिचुएशंस होती हैं कि बंदा जो है वो 39 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा के टेम्परेचर के ऊपर जब बंदा जाता है तो उसकी बॉडी एक ऐसे फेज़ में आ जाती है और ब्रेन एक स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन में आ जाता है। अगर 4 फुट सामने भी एग्जिट है, उसको समझ नहीं आ रहा होता कि मैंने यहाँ से निकलना है या नहीं निकलना। ठीक है, ये स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन होती है जो 50 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर दिमाग को इस कैफियत में ले जाती है। ठीक है, और वहाँ पर क्या टेम्परेचर था? जो टेम्परेचर एक बिल्डिंग को गिरा सकता है वो शुरू 650 डिग्री सेंटीग्रेड से होता है। ठीक है, आप पानी मारकर आग बुझा रहे हैं, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से आगे निकली हुई आग के ऊपर पानी मारेंगे तो वो आग और भड़क जाती है बुझने के बजाय। ये कौन बताएगा इनको? ठीक है, इस वक्त जो इंटरनेशनल इदारे या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की मैं बात करता हूँ, पूरी दुनिया में ड्रोन्स चल रहे हैं। ठीक है, ड्रोन्स जाके आग बुझाते हैं, स्नॉर्कल्स जाके आग बुझाती हैं। अगर आपने किसी आग को अटेंड करने में देर कर दिया, इसका मतलब आपने ये प्लान किया हुआ था कि ये आग जो है वो सारा कंबस्टिबल जलकर खुद बुझेगी। ठीक है, सारा कंबस्टिबल जलकर खुद बुझेगी अगर आप 1 घंटे लेट किसी जगह पे पहुंच रहे हैं। मैंने आपको फिर बताया कि 3 मिनट इवैक्यूएशन टाइम है, 6 मिनट 24 सेकंड एक फायर ट्रक का रिस्पांस टाइम है जब वो पहुंच जाए। ठीक है, और फिर वो कंटिन्यूस वाटर सप्लाई हो। ऐसे शहरों में, ऐसी गुंजान आबाद जगहों पे क्या होना चाहिए, यहाँ पर वाटर बोर्ड या जो भी इंतज़ामिया के इदारे हैं, उन्होंने यहाँ पर एक डेडिकेटेड लाइन दी हुई हो, और वो डेडिकेटेड लाइन हर वक्त 20-25 बार प्रेशर के ऊपर मेंटेन्ड हो, ताकि हमें उस वक्त ट्रक के आने का इंतज़ार ना करना पड़ रहा हो। वहाँ पे पिलर हाइड्रेंट्स लगे हुए होने चाहिए, स्टैंड पाइप सिस्टम, स्टैंड अलोन पाइप सिस्टम्स वहाँ पे लगे हुए होने चाहिए, और फायर हाइड्रेंट सिस्टम लगे हुए होने चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मैं इस फील्ड में पाकिस्तान में जो सिचुएशन देख रहा हूँ,
पिछले 10-15 सालों से कि जब अरबों खरबों रुपए का नुकसान हो जाता है तो फिर इदारे बुलाते हैं कि आओ और एक सक्सेसफुल इन्वेस्टिगेशन करो, क्योंकि अब हमें इंश्योरेंस क्लेम सेटल कराना है। उन्हीं इदारों को जब हम उनको प्रोएक्टिवली बता रहे होते हैं कि यार अभी अपनी प्रीमिसेस का फायर लोड कैलकुलेट करा लो, अभी अपनी प्रीमिसेस का रिस्क असेसमेंट करा लो, अभी अपने हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई कर लो, अभी इन हाउस अरेंजमेंट्स कर लो। देखिए, लोगों को ये समझ आ चुका है कि सरकार आपको तालीम नहीं दे रही, वो प्राइवेट स्कूलों की तरफ चले गए। सरकार आपको सिक्योरिटी नहीं दे रही, उन्होंने प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स रख लिए हैं। ठीक है, सरकार आपको अदर फैसिलिटीज़ नहीं दे रही, ठीक है, हेल्थ की फैसिलिटीज़ नहीं दे रही, वो प्राइवेट हॉस्पिटल चले जाते हैं। सरकार आपको ये भी नहीं दे रही, ठीक है, तो क्या आप कब तक इंतज़ार करते रहेंगे कि आप जो वो गवर्नमेंट की जो वो फायर ब्रिगेड की बॉडीज़ आ रही हों, दीगर इदारे आ रहे हों, यहाँ पे जो वो डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी किधर थी वो, ठीक है? क्या ये काम अल खिदमत, ईदी और इस तरह के इदारों के रह गए, एनजीओज़ के रह गए, ठीक है? सरकार किधर होती है उस वक्त? फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ पहुँच के अगर आप 2 मिनट एक आग के ऊपर पानी डालते हैं और फिर 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, तो ये आपने अपना टाइम, मनी, एफर्ट सारी चीज़ें ज़ाया की हैं और ये इस कौम के साथ मजाक कर रहे हैं आप। ये आग बुझनी है कंटिन्यूस वाटर सप्लाई से। आपके पास तो पानी पूरा नहीं है, आपकी गाड़ियों में डीजल पूरे नहीं है, आपके ट्रक आ रहे हैं 4000-5000 गैलन कैपेसिटी के और वो 10-15% से ज़्यादा उनमें पानी नहीं होता, ठीक है? तो ये इस कौम के साथ मजाक कर रहे हैं आप। ये जो पूरी ताजिर बिरादरी है किसी भी मुल्क का, किसी भी कौम का जीडीपी या जीएनपी जो है ना, उसकी अहमियत होती है एक, ठीक है? ये पूरा हब था, ये पूरे मुल्क का हब था, ठीक है? जैसे अभी जो ताजिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने बताया कि जोड़िया बाज़ार और दूसरी जगहों से एक बहुत बड़ा बिजनेस इधर शिफ्ट हुआ था, ठीक है? एक फ्लोर का पूरा इजाफा किया गया, ठीक है? और ये नीड थी ना, जो 500 दुकानों को 1400 दुकानों में कन्वर्ट किया गया, ठीक है? तो ये सारे काम प्लानिंग से क्यों नहीं हुए? बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जब आती है तो वो पहले तो वो नक्शे कैसे अप्रूव करती है जिनके अंदर इमरजेंसी एग्जिट्स नहीं होते, फिर वो जो पहले से बनी हुई बिल्डिंग्स हैं वो उनको कंप्लाइंस सर्टिफिकेट कैसे इशू करती है, जो प्रोविंशियल सिविल डिफेंस के इदारे हैं वो कंप्लाइंस सर्टिफिकेट कैसे इशू करते हैं, जो लेबर डिपार्टमेंट है और जो सिंधोश काउंसिल बनी हुई है उसमें बैठे हुए लोग क्यों नहीं मेक श्योर कर रहे कि वो चीज़ें इंप्लीमेंट हुई हुई हैं या नहीं हुई हुई, या वो अपने घर वालों के इस तरह के हादसात में इंगेज होने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है इस कौम का। जब भी कोई एक जान, देखें, किसी भी मुल्क की जो स्किल्ड वर्क फोर्स होती है वो उसका असासा होती है, ठीक है? आज हमने अपने 7,500 फैमिलीज़ को डायरेक्टली बेरोज़गार करके घरों पे बिठा दिया है। अब ये लोग जो रोज़गार पे लगे हुए थे, जो इस मुल्क की मईशत का पहिया चलाते थे, जो इस मुल्क की इकॉनमी में बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर्स थे, ये लोग क्या करेंगे? ये 7,500 फैमिलीज़ जो इनके सोल्ड ब्रेड अर्नर्स थे, वो सारे के सारे इस वक्त जिस क्राइसिस से गुजर रहे हैं, ये 7,500 फैमिलीज़, क्या इनके बच्चे स्कूल जा सकेंगे? अगर वो नहीं जा सकेंगे तो स्ट्रीट क्राइम्स कितने बढ़ेंगे और चाइल्ड लेबर इस मुल्क में कितनी बढ़ेगी? वो 7,500 लोग जो मुतासर हुए हैं इससे, कौन उनके इस नुकसान को पूरा करेगा? और ये नुकसान अगर 6 महीने बाद पूरा भी हो जाता है तो ये जो 6 महीने का डाउन टाइम है वो इस शहर और इस मुल्क की इकॉनमी पर किस तरह से असरअंदाज हो रहा होगा? तो ये सारी सोचने वाली चीज़ें हैं। ये काम एकदम से सही नहीं हो सकते हैं, ठीक है? इन कामों को पहले तो ये देखना होगा कि कौन सी ज़िम्मेदारी किस शख्स के ऊपर आयद होती है। जो मेयर कराची है, अगर केएमसी उससे नहीं संभल रहा, अगर वाटर बोर्ड उससे नहीं संभल रहा, अगर ट्रैफिक डिपार्टमेंट उससे नहीं संभल रहा, तो जो काबिल लोग हैं उनके हवाले करें ताकि ये काम ठीक हो, ठीक है? वरना यहाँ से लोग जो है वो ब्रेन ड्रेन होता रहेगा, लोग अपने पैसे जमा करके मुल्क से छोड़ के जाते रहेंगे। जिसके पास माल है वो चले जाएगा, जिसके पास इल्म है वो चले जाएगा, यहाँ पे बचेगा कौन? तो ये बहुत सारे सवालिया निशान हैं। इस तरह के माज़ी में बहुत सारे हादसात हो चुके हैं। अगर हमने इस हादसे से भी सबक नहीं सीखा तो इस कौम को तबाही से कोई नहीं रोक सकता फिर। अब मेरे ख़्याल से मज़ीद कुछ कहने की वो नहीं है। मेरे ख़्याल से मसला ये है कि जब भी हादसे होते हैं या कोई इस तरह का वाक़या होता है तो वो ऐसी जगह पे होता है जहाँ पे मिडिल क्लास, हम जैसे आप जैसे लोग जाते हैं, जिन अशराफिया का ताल्लुक़ है ख़ास पोश इलाक़ों से, मख़सूस पार्टीज़ से, मख़सूस इदारों से, वो आते हैं 20 घंटे बाद, 23 घंटे बाद। उनको तो शायद इसमें भी उकताहट होती होगी कि अरे यार फिर कोई वाक़या हो गया, फिर कहीं जाना पड़ेगा, फिर मीडिया के सामने 2-4 जवाबात देने पड़ेंगे। वो इब्राहिम लड़का गटर में गिर के शहीद हो गया, तो हमने देखा उस वक्त जो हमारे मेयर साहब हैं वो आए और उनसे सख्त सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि आप तकरीर क्यों कर रहे हैं? मैं कहीं और भी जा सकता था, मैं यहाँ आया ना। तो उनका तो बस हमारे ऊपर इतना ही एहसान है कि वो 23 घंटे बाद, कोई 20 घंटे बाद आ जाते हैं, 2-4 बयानात दे देते हैं, 3-4 फ़ोन घुमा देते हैं और फिर 3-4 दिन के बाद मुल्क में कोई और
हंगामा खड़ा हो जाता है, मखसूस नशिस्तों का कोई केस शुरू हो जाता है, कोई और चीज़ शुरू हो जाती है, और अल्लाह अल्लाह खैर सलाम अगले हादसे का इंतज़ार करते रहते हैं, क्योंकि अभी तक हादसों का जो शिकार होते हैं वो मेरे और आप जैसे आम लोग हैं। अब हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं वाकई इस्लाह करने की, ये बोलने की ज़रूरत नहीं है। इसी थॉट के साथ हम ख़त्म करते हैं। बहुत शुक्रिया।